और इसमें देखें आज जो है कुछ टॉपिक जो है वो मैं आपको सरसरी बताऊंगा, क्योंकि ये सीएसएस या पीएमएस में आते तो नहीं है, लेकिन इनके फॉर्मूलाज यूज होते हैं आपके पास आगे डेरिवेशंस में। तो एक तो फॉर्मूलाज इनके डेरिवेशन में इस्तेमाल होंगे, और सेकेंडली ये है कि इनमें से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कराऊंगा, और इसको हम सरसरी सा इसका जायजा लेंगे। तो आपका पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स निकालें एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ से एमसीक्यूज भी बनते हैं। अगर आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में से करंट बह रहा है, तो वो जो कंडक्टर जिसमें से करंट बह रहा है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। और शर्त ये है कि जो आपके पास करंट बह रहा है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों की डायरेक्शन जो है आपके पास परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो वो जो कंडक्टर जिसमें से करंट बह रहा है उसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगे, तो इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो इसको इसकी डिटेल में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सीएसएस और पीएमएस का इसका लेन देन नहीं है। आगे कुछ इसकी यूजेज होंगी उसके लिए हम देखेंगे। तो इसका जो आपका डेरिवेशन का रिलेशनशिप आएगा वो आता है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और जितना ज्यादा आपके पास करंट बहेगा और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा उस पर फोर्स लगेगी। तो आपके जो मोटर्स होती हैं, आपकी जो टर्बाइंस हैं, ये सारी इस अमल पे काम करती हैं कि कैसे वो घूमना शुरू कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है। इसका कुछ सिंपल था, आपका जो नहीं है प्रूफ नहीं आना, मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी जो है एसएस और पीएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। अगर आप एफएससी वाली देख लें वो यही डेरिवेशन, आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, इट वुड बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इस रिलेशनशिप को समझें। सबसे पहले तो मैं आपको वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करा रहा था, तो वहां क्रॉस प्रोडक्ट में आप ये बात डाल सकते हैं एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब यहाँ पे आई करंट की मिकदार है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। जो एल है, एल इज द लेंथ ऑफ वायर ऑफ कंडक्टर, लेकिन इफेक्टिव लेंथ, इस लेंथ को हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। इफेक्टिव लेंथ वो वाली लेंथ होती है, वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर हो। देखिए आपके पास वायर काफी लंबी हो सकती है, और फॉर एग्जांपल आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, ये इस एरिया के अंदर है। सो आपकी जो लेंथ इफेक्टिव वाली होगी, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लग रही है, तो वो लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी। इट वुड बी एन इफेक्टिव लेंथ एल। जो आपके पास एल है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इफ करंट इज मूविंग अपवर्ड इन दिस कंडक्टर, then the direction of effective length would be upward, and otherwise साइन अगर नीचे की जाने का इसका साइन नेगेटिव होगा या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये आपके पास था मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स लग रही है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो ये इतना इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं कभी आज तक आया जितने मैंने पेपर देखे हैं। इसमें एमसीक्यूज आया हुआ है। सो इसके एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट को देख लें कि डायरेक्शंस पे एमसीक्यूज पूछ लेता है, एंगल पे एमसीक्यूज पूछ सकता है, इफेक्टिव लेंथ से पूछ सकता है, इफेक्टिव लेंथ की डायरेक्शन पे पूछ सकता है, और ये सारी चीजें जो है ना एक एमसीक्यूज का मजमुआ वो बना सकता है। नेक्स्ट आपके पास है, मैं आपको बता रहा हूँ ये सरसरी करना है, इसको तैयार नहीं करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ बस तैयार हो गया आपका। इसको बस आप एक फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए, इसकी आपको अच्छी ना बतानी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, आसान सा है बिल्कुल, ये एफएससी में आपने किया है, तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। बड़ी चीजें आगे हैं जो अहम है इम्तिहान के लिहाज से। तो कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप सबको ये आता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मूविंग चार्ज है, इट कुड बी इधर पॉजिटिव चार्ज आई मीन प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है। तो आपके पास अगर एक चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है और वो चार्ज मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगी।
पहले आपने देखा कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर में भी दरअसल चार्ज मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करने का मतलब ये होता है कि उसमें चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं, और मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से पूरा कंडक्टर जो है वो फोर्स को महसूस करता है। इसी तरह आपके पास एक चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज है उस पर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये सारी कैलकुलेशन आपने की है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपके पास इसने बताया कि आपके पास कंडक्टर में इतने चार्ज कैरियर है, एन चार्ज कैरियर है, उसके बाद उस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम ए एल है, ए उसका एरिया है, एल उसकी लेंथ है, तो टोटल चार्ज कैरियर्स कितने हो जाएंगे, एन ए एल। जैसे मैंने आपको वहां पे कराया था मीन लाइफ टाइम निकालने में, किसकी लाइफ टाइम कितनी होगी, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे जो डिके होंगे, ये कर किस तरह कुछ नहीं आप कर रहे हैं। उसके ऊपर एक चार्ज के ऊपर चार्ज क्यू है, तो एन पे आपको पता है कितना हो जाएगा, सब टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, एन ए एल क्यू। उसके बाद उसने एस इज इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला लिया है, यहाँ पे टाइम में उसने कितना कवर किया टाइम में, तो ये एल ओवर वी, एल लेंथ, ये आपके पास टोटल लेंथ है, और उन चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी वी है, और ये उसने ले लिया कि डेल्टा टी टाइम में इतने चार्ज कैरियर्स इस लेंथ को अबूर करते हैं, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड वेलोसिटी। फिर करंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इधर पुट करें, डेल्टा क्यू आपने पहले से निकाला हुआ है, उन दोनों को पुट करें, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी को, ये मेन चीज आप रिमेंबर करें, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। डेल्टा क्यू पूरे चार्जेस हैं इस वॉल्यूम में, तो आपने पुट कर दिया जो हमने एन ए एल निकाला है, और डेल्टा टी आपके पास डेल्टा टी चार्जेस ने जो सफर तय किया, क्योंकि दे आर मूविंग चार्जेस, दे आर नॉट स्टैटिक चार्जेस। सो आपने डेल्टा क्यू डेल्टा टी पुट किया, दोनों को पुट करने के बाद आपके पास आई की वैल्यू आ गई। ऊपर मैंने आपको बताया एफ एल लेंथ पे लग रही है फोर्स, तो आई एल क्रॉस किया, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करें, ये आपके पास चीज आ गई। अब इस चीज को समझ लें, यहाँ से ये एल आपके पास लेंथ है इसकी, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं चार्जेस, इस सीमत में कर रहे हैं या इस सीमत में कर रहे हैं, ऊपर केस में इस सीमत में कर रहे हैं। अब ये एल जो है ये दरअसल आपको लेंथ दे रही है किस चीज की, उस कंडक्टर की, और उसकी एल एक तो इसकी वेक्टर है, तो वेक्टर दो चीजों पर मुश्तमिल है, मैग्नीट्यूड पर और उसकी डायरेक्शन पर। तो मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ आ गई, जितने मीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स है, मिलीमीटर है, इट डजंट मैटर, ये मैग्नीट्यूड है। और जो एल है वो डायरेक्शन है, एल जो कैप है, तो एल कैप की डायरेक्शन वही होगी जो मैंने आपको बताया करंट की डायरेक्शन होगी, और करंट की डायरेक्शन वही होगी जो चार्जेस की डायरेक्शन होगी, और चार्जेस की डायरेक्शन वी है, तो आप एल डायरेक्शन को वी कैप भी ले सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था, अगर आपको नहीं पता तो मैंने कहा आपको रिकॉल करा दूं। तो यहाँ पे आप एल की जगह वी की डायरेक्शन पुट कर सकते हैं, क्योंकि एल और वी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे v आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें v को अंदर ले आए, क्योंकि v के साथ v का मैग्नीट्यूड ही जचता है, और l को आप जो है साइड करते हैं, तो v वेक्टर बन गया, और ये आपके पास एक नया रिलेशनशिप आ गया जिसमें l क्रॉस b की जगह v क्रॉस b आ गया। v क्रॉस b क्यों आया है, क्योंकि अब आप बात करें वेलोसिटी की, चार्जेस मूविंग है, इसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर की तो बात ही नहीं, लिहाजा एल को आप रिप्लेस कर दें। अगर इन शॉर्ट आप इसे याद करना चाहते हैं तो वी को आप रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास लेंथ पे जो इस पे चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो ये आ गई पी क्रॉस पी, और ये साथ आपके पास एन ए क्यू एल आ गया, तो ये आपके पास आ गया। अगर आप इसको किसी एक चार्ज को निकालना चाह रहे हैं तो इसके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, जो कि आपके पास है ए एल से डिवाइड करती है, और नंबर ऑफ चार्जेस एन से भी डिवाइड करते हैं। आप एक चार्ज पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो वो आपके पास आ जाएगी क्यू वी क्रॉस पी, तो एक चार्ज पे जो फोर्स लगी वो क्यू वी क्रॉस पी थी। तो इन सिंपल ये इतना अहम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सीएसएस में तो कतन नहीं आ सकता, कभी आया भी नहीं। हाँ पीएमएस में इसको देखा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, इसमें और चीज एक्सप्लेनेशन के काबिल नहीं है। तो आपके पास एक चार्ज पे जो फोर्स लगी मैग्नेटिक फोर्स वो क्यू वी क्रॉस पी होगी, ये अगेन एक वेक्टर प्रोडक्ट आ गया। इसमें देखें आपने फोर्स निकालनी है, तो किसी भी चार्ज पर अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो आप इसमें यूज करेंगे अपने राइट हैंड को यूज कर सकते हैं, अगर आपने इसे निकालनी है कि फोर्स कहाँ पे लग रही है। तो आपके पास ये राइट हैंड है,
अगर चार्ज आपका यहाँ को मूव कर रहा है तो अपनी हथेली से चार्ज को रोकने की कोशिश करें। यहाँ से आ रहा है तो इस तरह हथेली से रोकें, से मेरी तरफ आ रहा है तो इस तरह रोकें। और मैग्नेटिक ये लाइंस, ये जो उंगलियां हैं, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। फॉर एग्जांपल चार्ज आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, मैंने हथेली को इस तरह किया, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है तो ये जो थंब है, इरेक्टिंग थंब जो है, इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज। चार्ज, ठीक है, जो आपके चार्ज पर, चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है उसको आप कैसे बताएंगे। ये जो आपके पास इरेक्टिंग फिंगर्स है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती हैं। और ये जो हथेली है ये आपके पास जो करंट आ रहा है जिस जानिब से उसको बताएगी। अगर आपके पास ऊपर से आ रहे हैं चार्जेस नीचे की जानिब तो इस तरह रोकने की कोशिश करें। तो आप ये जो फिंगर्स है इसको अपने मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सेट करें तो ये थंब जो है ये आपको बता देगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। तो ये इसमें आपके पास डायरेक्शन में बड़े सवाल आते हैं कि वो डायरेक्शन पे सवाल पूछता है कि अगर इस जानिब से आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस जानिब से आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर सीएसएस में अभी इस साल एमसीक्यूज में आया था, अगर आपके पास जो चार्ज पार्टिकल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर होते हैं तो उन पे फोर्स क्या लगेगी। क्योंकि यहाँ पे फोर्स वाला पूरा 10 नंबर का सवाल बनता है और ये एहसन साहब ने मुझसे एक बार डिस्कस किया था कि जब 0 डिग्री हो तब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा उसकी 90 डिग्री पे डायरेक्शन होगी, तब उसकी जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो है डायरेक्शन क्या होगी, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी मोशन है वो कैसी होगी। और थर्ड, वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान एंटर होगा तो क्या होगी। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं एंड पे मिसलेनियस टॉपिक्स में आपको करा दूंगा। 10 नंबर का ये बुक्स में आपको मिल जाएगा, 0 और 90 डिग्री पे मिलेगा, 45 डिग्री या इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री पे नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो आपको कहेगा हेलिकल डायरेक्शन होगी, ना वो आपको पिच बताएगा, ना वो उसका टाइम पीरियड बताएगा। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स में। तो मुझे याद है, मैं आपको करा दूंगा, बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास अगर आपका चार्ज 90 डिग्री पे दाखिल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे तो द फोर्स ऑन द चार्ज would be maximum because sin 90 degree is equal to 1 and the value of sin maximum कब होती है 90 डिग्री पर, यानी इसकी वैल्यू 1 आती है। इसी तरह जब चार्ज पार्टिकल इस तरह और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, देन आपके पास जो है 0 डिग्री एंगल होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, लिहाजा चार्ज बगैर किसी डिफ्लेक्शन के सीधा गुजर जाएगा, वो उसकी मोशन जो है इफेक्ट नहीं होगी। तो ये दो मैंने आपको बताया, आगे हम पूरा मैं आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा इंशाल्लाह। तो ये मैग्नीट्यूड वगैरह मैंने आपको सारा बता दिया, डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे इसे आपने डायरेक्शन को निकालना है, और ये एक ही डायरेक्शन का तरीका काफी है। उसके बाद आपके पास आता है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। आपने अभी मोशन देखी चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में, 0 डिग्री और 90 डिग्री पे मैंने आपको बता दी। इन बिटवीन एंगल जो है उसको अब बाद वाले पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में हम कवर करेंगे, ये 0 और 90 डिग्री वाले को भी। आपको पता है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम करके आए हैं, मतलब इस हमने किया है अट्रैक्ट करेगा और वो उस पर एक फोर्स लगाएगा, एक फील्ड लगाएगा, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जो कि E इक्वल टू F ओवर Q होती है आपके पास, ठीक है ना। ये फोर्स इधर से F निकालें, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है वो EQ होगी, और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है वो ऊपर करके है QV क्रॉस B होगी। तो ये दोनों फील्ड अलग अलग फोर्स लगाएंगे, एक QE लगाएगा और एक QV क्रॉस B लगाएगा। तो आपके पास जब ये फोर्स एक चार्ज पार्टिकल पर लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, तो ये इसे लीनियर जो है ना मोशन देगा, और लीनियर मोशन जब देगा तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो F इज इक्वल टू ma होगी। आपको पता है कि जब किसी चीज को फोर्स लगाई जाए तो वो जो होता है उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी,
तो वो मास और उसकी एक्सेलरेशन के मल्टीपल होगी। तो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चीज पर लगेगी वो बराबर होगी m इंटू ए के। इन दोनों को आप इक्विवेलेंट करें तो उस चीज का एक्सेलरेशन, उस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाएगा q e डिवाइडेड बाय m। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर और उसका वेलोसिटी चेंज होगी। जब वो चार्ज के करीब होगा फोर्स ज्यादा लगेगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा एक वक्त आएगा कि वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा, देन वो स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी हर लम्हे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे या तो वीक हो रही है या स्ट्रॉन्ग हो रही है, जिसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। इसलिए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा है, और जितनी फील्ड इंटेंसिटी कम होगी एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा कम होगा। अब देखिए सीएसएस में 2-3 बार सवाल आ चुका है। सवाल क्या है, सवाल यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस चार्ज पर कोई वर्क डन करता है कि नहीं। एक ये सवाल आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो किसी चार्ज पर वर्क डन करेगी नहीं, और एक दूसरा सवाल आया कि मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पर वर्क डन करेगी कि नहीं। ये आपको दो सवाल आ सकते हैं सीएसएस में। एक तो आ गया सवाल, ये आपके पास आया था कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका वर्क डन जीरो क्यों होता है, उसका कुछ बता दिया। और मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन किसी भी चार्ज पर जीरो क्यों होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स का जीरो क्यों नहीं होता, ये आपके पास सवाल है। देखिए अभी मैंने आपको एक बता दिया कि जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज एंटर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी, वो मूव करेगा और वो मूव करेगा लीनियरली। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ना वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब उसकी फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या होगा, एंगल उसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब उसका जो एंगल है 0 डिग्री है, तो वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट डी होता है। और वो जो एफ डी कोस ऑफ एंगल थीटा कोस ऑफ एंगल 0 डिग्री कोस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, देन वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। आपके पास वर्क डन क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन करेगा। ठीक है, ये आप पॉइंट रिमेंबर कर लें। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन नहीं करता। वो चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन क्यों नहीं करेगा, अब इस पे हेतु को देखना है कि ये क्यों ऐसा। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि आपका जो चार्ज पार्टिकल एंटर होगा मैग्नेटिक फोर्स में, मैग्नेटिक फील्ड की आप बात कर रहा हूँ, वो तब हरकत करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास वेलोसिटी जो है उसकी हरकत जो है वो दोनों 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो अब आपके पास जो फोर्स लगेगी वो फोर्स भी उसकी वेलोसिटी के 90 डिग्री होगी। ये याद है आपके पास एक वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, उस पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर की जानिब 90 डिग्री। तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो भी उसके 90 डिग्री होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये तीन एक्सिस बन गए जो एक दूसरे से 90 के जाविये पर मुश्तमिल है। तो आपके पास अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो उस चार्ज पार्टिकल पर वेलोसिटी पर जो उस पर फोर्स लगाएगी वो फोर्स जो है वो 90 डिग्री पर होगी। तो आप वर्क डन का फॉर्मूला देखें, वर्क डन इज इक्वल टू T। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल क्या हो गया, डिग्री का हो गया। वो जो उसका डिस्टेंस होगा और उसमें फोर्स लगेगी उसका डिस्टेंस किस जानिब है, उस पर फोर्स इसका ऊपर की जानिब लग रही है। मैंने आपको इससे भी बताया था कि फोर्स इधर को लग रही है वो इधर को जा रहा है, तो इधर और इधर कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा जो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा वो उसकी मोशन जो है उसके 90 डिग्री के जाविये पर होगी। तो इस वजह से आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला लगाएं F 90 डिग्री और cos 90 डिग्री 0 होगा। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव करता रहे सर्कुलर जो मर्जी करता है उस पर कोई वर्क डन नहीं होगा। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रिक
फील्ड की बात करेंगे तो उस पर वर्क डन होगा। इसलिए आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो यू हैव टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। लेकिन व्हेन यू कम टू द मैग्नेटिक फील्ड you does not study about magnetic potential energy, क्योंकि इसमें आपके पास चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि इस पे वर्क डन ही नहीं हो रहा। तो इसलिए वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड में 0 होगा, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास लाजमी होगा। ये CSS 2021 में अभी इस साल सवाल आया हुआ था 4 नंबर का कि 6 नंबर का। तो जिसने तो इसको पहले लिखा मैग्नेटिक फील्ड का, उसने कहा था तो आप कहेंगे नो work done in the charge particle angle between magnetic force and the displacement of the charge particle is 90 degree। या आप आंसर देंगे, फिर नीचे आप लिखेंगे इसकी जस्टिफिकेशन दे दें या हेडिंग दे दें, बाय in the magnetic charge particle is 0। इसका हेडिंग दें, क्वेश्चन वाली हेडिंग दें। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन वाली हेडिंग दें, सिंपल एक फ्रेज ना लिखें, फ्रेजर वर्ब्स की फॉर्म में ना लिखें, फ्रेजल नाउन्स ना लिखें। आप एक पूरा क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन पूछे उससे उसने कहा है, और फिर नीचे उसकी मैथमेटिकल 6 नंबर पर इतना अच्छा एलैबोरेट करें कि 6 तो आपको इधर ही मिल जाए, अगले ये वाले 6 मिलने के साथ साथ आपके अगले क्वेश्चन में भी उसका इम्पैक्ट अच्छा हो जाए। तो एक बार इस तरह के सवाल इस तरह से आप कर लेंगे हल, तो इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो ये था सारा उसके ऊपर वर्क डन पर। आगे है लॉरेंस फोर्स। खुशकिस्मती से लॉरेंस फोर्स इस बार आ चुका है और बदकिस्मती से अगले साल आपको नहीं आने वाला। तो देखें आपको और भी सवाल आ जाएगा। लॉरेंस फोर्स क्या है? आपको पता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर दें और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और वो दोनों जो फील्ड है वो एक चार्ज पार्टिकल पर साइमल्टेनियसली एक वक्त में लग रहे हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, तो उस चार्ज पार्टिकल को 2 तरह की फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और दूसरी जो है वो मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो वो जो दोनों है उनकी आपको फोर्स कलेक्टिव मिलेगी, उसका लॉरेंस फोर्स कहते हैं। FE के बराबर होती है और FM जो है वो बराबर होती है 2P क्रॉस P के। फिर आपके पास लॉरेंस फोर्स आ गया। मजीद इसे करना चाहते हैं, इसमें से Q कॉमन ले लें, अंदर E प्लस P क्रॉस P रहेगा। तो ये लॉरेंस फोर्स है। आगे लॉरेंस फोर्स का एप्लीकेशन है। लॉरेंस फोर्स को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इन वेलोसिटी सिलेक्टर में। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले, कोई चीज समझ ना आई हो तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? बता दें मुझे कोई क्वेश्चन है आपका ताकि मैं आगे चलूं प्लीज। जी आवाज सही आ रही है ना आपको? जी स्टूडेंट्स, ओके जी नेक्स्ट आगे कोई मसला हो पूछ लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंस फोर्स इन वेलोसिटी सिलेक्टर। लॉरेंस फोर्स का इस्तेमाल वेलोसिटी सिलेक्टर में होता है। हम वेलोसिटी सिलेक्टर को बड़ी जगह पे पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर का हमने इस्तेमाल देखा था जो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहा था आपको, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम गीगर मोलर काउंटर में देखेंगे। गीगर मोलर काउंटर मैं आपको एंड पे कराऊंगा, वो मिसलेनियस टॉपिक्स में है, बुक में नहीं है मौजूद। इसके अलावा मैंने आपको जो है 2-3 और चीजें कराई थी जहाँ पे हम वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं और उस वेलोसिटी को हम एंटर कराते हैं। ये हमने जो है चीजें न्यूक्लियर फिजिक्स में एक जगह देखी थी जहाँ पे हम आइसोटॉप्स को अलग करते हैं, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जिसे हम कहते हैं, उसमें हमने देखा था। इसके अलावा आगे भी जो है उनको देखा जाएगा। तो लॉरेंस फोर्स में काम यह है कि लॉरेंस फोर्स जो होती है उसमें हम इस तरह करते हैं कि हम इतनी फोर्स लगाते हैं उस अपने जो पार्टिकल है
कि पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी हम मेंटेन कर लेते हैं। तो जितनी वेलोसिटी हमने रखनी होती है उतनी वेलोसिटी हम दे देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। तो उस हिसाब से रेडियस से आपका जो है इलेक्ट्रॉन जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है। और बाकी ये बीटाट्रॉन में और साइक्लोट्रॉन में इसका एक्सेसिव यूज होता है इन चीजों का, वेलोसिटी सिलेक्टर का। ये लास्ट वाले टॉपिक्स में सारे जो है, आखिरी जो 3 टॉपिक्स हैं वो मैं कोशिश करूंगा 2 लेक्चर्स उनको इस पे ही दूं। तो लॉरेंट्ज फोर्स एंड वेलोसिटी सिलेक्टर जो है, इसमें यह है कि आपके पास डायग्राम की जरूरत है तो बना लें। मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है एक तरफ और एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, और बोथ फील्ड्स आर डायरेक्टली आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक फोर्स पैदा करेगा QVB और वो 90 डिग्री पे होगी, मैक्सिमम लगा रहा है, एक करेगा QE। तो इन दोनों फोर्स को आप ऐड कर लें तो आपके पास ये बन जाएगा QE प्लस QVB। तो अब लॉरेंट्ज फोर्स को कैसे यूज करते हैं? अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है, अगर हम उन फोर्स को ऐसे एडजस्ट कर दें कि वो दोनों फोर्सेस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आपके पास लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो दोनों इक्वल हो जाए, तो आपके पास जो है लॉरेंट्ज फोर्स, जो उन दोनों की वजह से फोर्स एक्स्ट्रा लगती है, वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। और वो तब होगा जब आपके पास FE बराबर होगा FM के, और FE बराबर है QE के, और ये बराबर है QVB के। Q से Q कट गया तो ये वेलोसिटी आ गई, और ये दरअसल वेलोसिटी जो है ये वेलोसिटी सिलेक्टेड है। ये वेलोसिटी सिलेक्टर ने इतनी वेलोसिटी एडजस्ट किया फॉर एनी चार्ज पार्टिकल, जो कि रेशियो होती है E/V के। और इसी चीज को हम मैक्सवेल इक्वेशन में देखेंगे कि उसने साबित किया कि C बराबर होता है E/B के, और C इज द स्पीड ऑफ लाइट। E और B की जो रेशियो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, उन दोनों की जो रेशियो है उसको आप कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो इधर वेलोसिटी आप चार्ज पार्टिकल की लेंगे, चार्ज पार्टिकल की हम वेलोसिटी ऑलमोस्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की लेते हैं। तो ये आपके पास V/E=B। अब आपके पास एक खास जगह से में से वेलोसिटी, एक खास वेलोसिटी के वही पार्टिकल गुजर सकेंगे जब आपके पास E/B बराबर होगा, और बाकी जिनकी E/B पार्टिकल का उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बराबर नहीं होगा, तो वो पार्टिकल्स आपके पास उस खास वेलोसिटी सिलेक्टर में से गुजर नहीं सकेंगे। तो एक खास किस्म की वेलोसिटी अटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हम यूज करेंगे कि हमारे पास इतनी इनकी वेलोसिटी हो। जब एक खास वेलोसिटी हो जाएगी तो हमें पता लग जाएगा इनकी इतनी काइनेटिक एनर्जी है, उतनी काइनेटिक एनर्जी अटेन हो जाएगी, तो फिर हम जो है उन्हें इस्तेमाल करेंगे। और वो आप कैसे कर सकते हैं मेंटेन? उनकी मेंटेनेशन के लिए आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसका E खुद से एडजस्ट करें और उसका B भी खुद से एडजस्ट करें, क्योंकि इन दोनों का कंट्रोल आपके हाथ में है। जब ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे तो आपके पास B जो आप वेलोसिटी चाहते हैं वो आपके पास आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर था, इसमें आपने कुछ नहीं करना, वेलोसिटी सिलेक्टर देखना है और V/E/B वाला रिलेशनशिप निकाल देना है। जी, नेक्स्ट आपके पास है एम्पियर लॉ। बहुत ज्यादा अहम है एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ जो है ये BMS 2020 में आ चुका है, CSS में 21 में नहीं आया, लेकिन अब उम्मीद है एम्पियर लॉ आएगा। इसमें आपके मैंने ब्रिस्टल्स लॉ छुड़ाया है। ब्रिस्टल लॉ छोड़ा नहीं, मिस नहीं किया हमने, वो मैं मिसलेनियस टॉपिक्स में आपको इंशाल्लाह कल या नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, बल्कि अगले जुम्मे से जो होंगे या मैं मंडे को रखूंगा, उसमें मैं आपको ब्रिस्टल्स लॉ कराऊंगा। तो एम्पियर्स लॉ है, आपको पता है एम्पियर लॉ क्या है? एम्पियर लॉ आपको कहता है कि आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है, वो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है या जो भी करंट है। करंट का मतलब यह है कि आपके पास चार्ज पार्टिकल इन मोशन है। तो चार्ज पार्टिकल व्हेन दे आर इन मोशन दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास जब चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, साकिन है, तो वो पैदा कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब वो मूव कर रहा है तब वो पैदा कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, ये वायर है आपके पास, इसमें अगर करंट ऊपर की जाने मूव कर रहा है तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इनका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, फॉर एग्जांपल मैं उसे देखना चाहता हूँ यहाँ कितना है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों के ऊपर डिपेंड होता है।
पहला उस करंट की मिकदार पर जितना ज्यादा करंट गुजर रहा है, बह रहा है, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जितना ज्यादा आप पॉइंट दूर करते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। तो इसका मतलब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट इन अ कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग, and inversely proportional to the distance between the point where we want to eliminate the value of magnetic field and the current carrying conductor, यानी B is inversely proportional to R। और अगर इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो आपके पास आता है B is directly proportional I over R। और अगर इसको हम खत्म करें कांस्टेंट को, आपके पास म्यू नॉट आता है। म्यू नॉट का मतलब होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एक अपसाइलन नोट होता है, ये परमिटिविटी होता है, और एक म्यू नोट होता है। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में भी बताया था कि म्यू नोट जो है वो आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर इलेक्ट्रिक यूटेंसिल, जो भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन अप्लायंसेस है उसके लिए। और जो आपके पास म्यू नोड है उसे आप इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो अब हम इसे देखते हैं। द एम्पियर लॉ स्टेट दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन करंट flows through it. The magnitude of generated magnetic field at a point is directly proportional to amount of current and inversely proportional to distance between point and straight current carrying conductor। ये आपको मैंने अभी बता दिया। ये एम्पियर लॉ की एक डेफिनेशन है। एक ये डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन है। तो आपके पास जब भी एम्पियर लॉ आए, आपने क्या करना है, आपने एम्पियर लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। दो डेफिनेशन लिखनी है, एक ये वाली, एक और मैं आपको बताता हूँ। फिर आपने इसकी डायरेक्शन लिखनी है, फिर आपने इसका फॉर्मूला लिखना है, फिर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन के बाद आपने इसकी डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन के बाद आप इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास गॉसेस लॉ है, आपके पास एम्पियर लॉ है, आपके पास फैराडेस लॉ है। आपको उधर इंटीग्रल एज वेल एज आपको जो है डिफरेंशियल फॉर्म दोनों लिखनी है, लाजमी लिखनी है। आप ना भी लिखें तो आपको कुछ वहां पे मेंशन कर देता है कि एम्पियर लॉ लिखें और इसकी इंटीग्रल और जो है डिफरेंशियल फॉर्म भी लिखें, तो ये आपको आएगा। ठीक है। अभी तक मैंने डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म एक चीज की कराई है, वो है गॉसेस लॉ। ये सारी जब आपको मिलती जाएंगी ना, इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म गॉसेस लॉ की, एम्पियर लॉ की और फैराडेस लॉ की और इन सब की, तो एंड पे आपके पास ये सारी मिलके एक मैक्सवेल इक्वेशन बना देंगी। तो इस तरह की मैक्सवेल इक्वेशन, जो ये चीज नहीं समझेगा उसकी मैक्सवेल इक्वेशन नहीं समझ आएंगी, जो कि बैकबोन है इस पेपर 2 की। 20 नंबर का आपका सवाल आना है और 80 में से 20 नंबर बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। तो इसमें आपके पास ये है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ओवर आर। और ये जो है आपके पास, जब आप इसको खत्म करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा म्यू नॉड ओवर 2 पाई। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये 2 पाई कहाँ से आ गया। तो ये 2 पाई है इस चीज का रेडियस। ये आपके पास एक सर्कल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह सर्कुलर फॉर्म में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइन वाइज होंगी, मैंने अभी आपको पकड़ में बताया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन सर्कुलर फॉर्म होगा। और 2 पाई नीचे क्यों आया है? 2 पाई नीचे इसलिए आया क्योंकि आपके पास रेडियस नीचे है, और इस चीज पूरे का जो है वो बनेगा 2 पाई आर। तो ये आपके पास होगा 2 पाई आर को वहां ले जाए तो बी 2 पाई आर म्यू नॉट आई बन गया। अब ये जो 2 पाई आर है, ये दरअसल आपके पास लेंथ है, ये पूरी लेंथ बन जाएगी एक। अगर आप इसका इंटीग्रल फॉर्म लें तो ये पूरी एक लेंथ बन जाएगी। तो इसको आप एल लिख सकते हैं, तो बी एल म्यू नॉट आई आ जाएगा। और इसको अगर हम इन डॉट फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा बी डॉट एल म्यू नॉट आई। तो एम्पियर लॉ जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है लेंथ में, एल में। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो आपको ई डॉट ए देता है, वो एरिया में देता है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये आपके पास है एम्पियर्स लॉ की जो है ये एक वेक्टरल फॉर्म है एम्पियर्स लॉ की, बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये एल जो था ये कोई भी लेंथ थी, सिंपल एक ये लेंथ थी। तो उधर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो थी बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर मैं इस पूरे जो है रेडियस में, इस पूरे जो इसका जो है सरकमफ्रेंस है, जो इसका मुहीत है, इस पर मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो आपको पता है इसको छोटे छोटे पैचेस में हम डिवाइड करते हैं, डी एल डी एल डी एल डी एल करके, जैसे उसमें डी ए डी ए डी ए में डिवाइड किया था। इसको डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल सब में डिवाइड करेंगे। तो उसका सबका हमने जब निकालना है तो आप इसका क्या लेंगे, इंटीग्रल फॉर्म ले लेंगे।
और ये वो आ जाएगी इंटीग्रेशन जो आएगी वो बी डॉट डी आर आएगी। तो ये डी आर है, छोटे छोटे पैचेस हैं, इन सब पैचेस के गिर्द जो है वो क्या होगा, बी डॉट डी आर। और यहाँ पे ये जो इंटीग्रल फॉर्म है, ये जो इंटीग्रेशन है, इस पर दायरा मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका मतलब यह है कि आप एक क्लोज्ड पाथ में ले रहे हैं, तो ये अम्पीरियंस सरफेस, क्लोज्ड पाथ की एक अम्पीरियंस सरफेस बन गई है, जो आपको पूरे आई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उस पूरे का आपको जवाब दे रही है। और वो पूरा बराबर है म्यू नॉट आई के, वो बराबर है करंट के और उसकी परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे फ्री स्पेस की परमीएबिलिटी जो कि होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेब पर एम्पेयर पर मीटर, ये आपके पास होती है। तो अम्पियर्स सर्कुलर लॉ आपको क्या कहता है, फॉर एनी क्लोज्ड लूप पाथ द सम ऑफ द लेंथ एलिमेंट, सम ऑफ द लेंथ एलिमेंट्स का मतलब क्या है, डी आर डी आर डी आर डी आर वन डी आर टू डी आर एन तक टाइम्स सम ऑफ द लेंथ एलिमेंट टाइम्स, ये सम ऑफ लेंथ एलिमेंट टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड, यानी सम ऑफ लेंथ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें मैग्नेटिक फील्ड से इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ एलिमेंट, बिल्कुल इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से आपने लेना है, is equal to the permeability times is equal to the permeability of free space times the electric current closed in a loop। ये आपके पास जो है, ये आपके पास आ गया closed in a loop। ये पॉइंट समझ लें, मैंने आपको पहले बताया अगर इसके गिर निकालना है तो जितना इसके अंदर करंट का लूप के अंदर आ रहा है वो आपका करंट आई है, वो इफेक्टिव करंट है, ऊपर वाला इफेक्टिव करंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या है, इनक्लोज्ड इन द लूप। ये आपके पास एम्पियर सर्कुलर लॉ है, आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन लिखें, इसका आप फॉर्मूला लिखें, डायरेक्शन लिखें, एक्सप्लेनेशन लिखें, डेरिवेशंस लिखें, दोनों फॉर्म लिखें, इंटीग्रल लिखें और इसकी जो है इंटीग्रल फॉर्म के साथ इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखें एंड फिर रिजल्ट बताएं कि ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी चीज में से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो वहां पे एम्पियर लॉ इस्तेमाल होता है, जैसे कि लिखें जैसे कि गॉसेस लॉ इस्तेमाल होता है जब भी किसी चीज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है जनाब। अब हम आते हैं इसकी फॉर्म्स पे, दो फॉर्म्स हैं, इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म आपने पहले देख लिया, बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे आई जो है, आई को आपको, आई वाले पार्ट को भी आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा, और आई जो होता है वो आपके पास होता है जे डॉट डी ए। आई क्या होता है, जे डॉट डी ए, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे जे जो है वो करंट की डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है, जिस तरह आप देखें हमने वहां निकाला था बी डॉट सॉरी ई डॉट डी ए, मैं बात कर रहा हूँ इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले चैप्टर की। ई डॉट डी ए हमारे